चलिए भाई, तो हटाइए। तो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट डिस्कशन आपका, असाइनमेंट डिस्कशन किसका है? वर्क का, वर्क पावर एनर्जी। चलिए देखिए इधर, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए क्या बोल रहा है, द नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा? ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज जीरो, मे बी निगेटिव और पॉजिटिव, और इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, जैसे हमको अगर फ्रिक्शन अगर दे दिया है तो वो ऑलवेज निगेटिव होता है, लेकिन कुछ केसेस में कैसे होता है देखिए, जैसे हमारे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे इसका मास m हो गया और इसका मास कितना हो गया आपका, कैपिटल M हो गया, ये कुछ इस तरह से, राइट। अब इसको मैं अगर मैं क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ, बेसिकली इसको पकड़ के मैं क्या करूंगा, इसको खींचूंगा। तो जब इसको खींचूंगा तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऐसा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया इन दोनों के बीच अगर कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है, m और स्मॉल m के बीच अगर कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है, तो क्या होगा, ये जो है आपका पीछे चला जाएगा, ये जो है इसके पीछे चला जाएगा ऐसे, और ये जो है सामने आ जाएगा। केवल उसमें अगर फ्रिक्शन लगेगा तभी जाके जो है इसके साथ ऐसे आगे आएगा। तो कौन सा फोर्स उसको आगे लेकर के आएगा, वो आपको फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे लेकर के आएगा। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स इसमें जो है इधर की ओर लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मोशन हो रहा है ना, इसमें अपन मोशन कर रहे हैं तो ये इधर लगेगा, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसी डायरेक्शन में वो जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उसको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट टू द मोशन है तो निगेटिव वर्क डन होगा, लेकिन यहां पे जो होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। एक निगेटिव वर्क डन और एक पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, दोनों यहां पे हो सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? आपका मे बी निगेटिव और मे बी और पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, बताइए? ठीक है, मे बी निगेटिव और पॉजिटिव। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसके साथ साथ ये इधर आएगा, इस पे आगे की ओर मूव करेगा तो इस पे आगे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो फ्रिक्शन आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? ठीक है, ये अभी 2-3 क्वेश्चन में मैं ऐसा दिया हुआ हूँ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में। हाँ हाँ, गति घर्षण का रहेगा तभी ऐसा आएगा। स्टैटिक में तो आपका नॉर्मली ये तो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है ना, वो तो मूव ही नहीं करेगा। एक और आएगा, अभी देखिए सारा चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों केसेस होंगे। ऑनलाइन तो आज नहीं हो पाएगा, रिकॉर्ड करके इसको रिकॉर्डेड डालेंगे। चलिए, यहां तक ओके है, आगे बढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में बताइए, क्या द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लैंक इज न्यू। इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका, न्यू है। उसके बाद क्या बोला है, एंड इट्स वैल्यू इज सच दैट द ब्लॉक बिकम्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये स्टेशनरी मोड पे है, देखिए इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस बार स्टैटिक, ये स्टेशनरी मोड पे है करके बोल रहा है। कौन सा स्टेशनरी मोड पे बोल रहा है, द ब्लॉक बिकम्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक बिफोर इट रीचेज द अदर एंड। बिफोर इट रीचेज द अदर एंड, ये यहां से यहां तक जब नहीं पहुंच जाता। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? देखिए पहला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज निगेटिव। वर्क डन ऑन द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज निगेटिव। देखिए इसको जब मैं आगे की ओर खींचूंगा, फोर्स इस पे लगा रहा हूं, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? तो ये क्या हो गया, इस पे निगेटिव वर्क।
तो ये आपका ब्लॉक है ना, ये आपका ब्लॉक है, और नीचे वाला क्या है आपका प्लैंक है। हिंदी में इसको क्या बोले, ब्लॉक और तख्ता, तख्ते के ऊपर हमने ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन उसके नीचे जो ये ऑब्जेक्ट है उस पे, वो भी उसके साथ आगे जाने की कोशिश करेगा, तो उस पे किधर की ओर फोर्स लगेगा आपका, इधर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, ये ओके है। देन नेक्स्ट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव, ये इसी के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ठीक। देन नेक्स्ट द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, नेट डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो देखिए नेट जो हम पढ़े हैं कि फ्रिक्शन में क्या होता है, नेट वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वो नेट वर्क डन है। फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये हम पढ़े थे उस टाइम, वो एक्चुअली नेट वर्क डन है। नेट वर्क डन हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, नेट वर्क डन नेगेटिव होगा तो कि इन दोनों के बीच जो वर्क डन हो रहा है, इसको जब हम खींच रहे हैं तो वर्क डन जो हो रहा है, और इसमें जो वर्क डन हो रहा है, तो ये वाला जो है ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से दिस प्लस दिस करेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, ओके, प्लैंक में पॉजिटिव होगा, और द नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, ये तो होता है, अपने को पता है। चौथा क्या बोल रहा है, देखिए द नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, ये नहीं होता है। द नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जीरो होता है क्या, ये पढ़े हैं कहीं पे, नहीं पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज दिस। ऐसे 4 ऑप्शन इसने दिए हुए थे। ये समझ में आया क्या, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, कौन सा फोर्स जो है वर्क डन जो है आपका निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, और ओवरऑल निगेटिव होगा, ऐसा दिया रहेगा। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था जो साइकिल वाला है, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये ओके है, एकदम क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये बता दीजिए, देखिए फोर्स दिया हुआ है, acts on a body in the y direction, the net work done by this force during a displacement y equal to minus a2 plus a, ठीक है। तो हमारा जो w जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी, एफ डॉट डी आर, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये केवल y का फंक्शन है, ये केवल y का फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी वाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा आपका डी वाई, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए तक, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, ये वाला क्या हो गया, y की पावर 0 इवन फंक्शन। तो ये वाला डायरेक्ट हटा सकते हैं, अगर हटाना चाहें तो, नहीं हटाना तो कर लीजिए इसको। क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका ए वाई क्यूब अपॉन 3, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक, प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक, प्लस सी वाई कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से ए तक। देखिए ए अपॉन 3, एक बार क्या रखोगे, ए रखोगे तो ए क्यूब, माइनस माइनस ए का क्यूब हो जाएगा ऐसा, प्लस बी अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा आपका ए माइनस माइनस ए। चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर दो उसको, 2a क्यूब अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2ca। ऐसा आया है क्या कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ये लीजिए, ये तो काफी इजी था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, हमने पीवाईक्यू में देखा था, वर्क के पीवाईक्यू में देखा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। लिख लीजिए इसको। एक बार प्रैक्टिस किए थे जी विकास, नहीं किए थे? तो करोगे तब तो है, तब तो तुमको फायदा होगा। नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब का नहीं होगा। हम्म। फायदा तभी होगा जब यहाँ पे करके आओगे। ग्राफ वाले सारे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे उसमें। सभी हाई लेवल प्रॉब्लम्स हैं अगर देखा जाए तो, जो मतलब पूछा जा सकता है। एकदम ज्यादा हाई लेवल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले जो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन किए थे उस टाइप के पूछे जा सकते हैं, पहले नहीं पूछे हैं, इस बार पूछ सकते हैं। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़े। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी 125। सबका आया है, सबका है। चलिए देखिए, पहले मोमेंटम p था, अब हमारा जो p डेज है वो 25% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 1/4, 50% बोला है ना, तो 1/2 p इतना इंक्रीज हो जाता है बोला है। इंक्रीज हो जाता है तो ऐसा आपको लेना रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3p/2। ये आपका p डेज बन गया। अब आपको क्या निकालना है देखिए, तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी, k इक्वल टू दैट इज p²/2m। अब नया जब गतिज ऊर्जा निकालोगे k डैश, तो कितना हो जाएगा p²/2m। तो कितना हो जाएगा ये 3/2p और उसका स्क्वायर, और उसका स्क्वायर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2m। तो कितना हो जाएगा ये 9/4 इंटू p²/2m। तो 9/4 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 9/4, और ये क्या है आपका k है। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है बताइए, तो और कैसे लिखूं। k को मैं अलग करना चाह रहा हूं, है ना, k को मैंने अलग कर दिया, और ये कितना हो जाएगा 5k/4, ऐसा कर सकता हूं। तो इतना परसेंट वो इंक्रीज हुआ है ना, इतना इंक्रीज हुआ है, दैट इज योर k डैश। तो डेल्टा के कितना हो जाएगा आपका k डैश माइनस k, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5k/4। तो कितना हो जाएगा देखिए, दिस विल बी डेल्टा के, एंड डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। ये 5/4, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये तो डेल्टा के किए और नीचे के कर दीजिए, ये लीजिए। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5/4 को मैं क्या लिखूंगा 1.25, और इंटू 100%, ऐसा परसेंटेज में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 125%। समझ में आया क्या ये, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ये हम इसको ज्यादा लंबा तक लेके चले गए हैं, आप यहीं पे इसको क्लोज कर देना। आपको के को अलग करना है, उसके बाद कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो ये है। तो 5/4 इज नथिंग बट 1.25 इंटू 100% कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। इतना ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे उसको खत्म कर देना, यहाँ पे सबका आया था इतना। हाँ
इनिशियल फाइनल वैल्यू से भी जल्दी आ जाता है, उससे भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जिसमें भी आप लोग को समझ में आता है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर बस सही आना चाहिए। ठीक है, हो गया, कर लिए थे इसको। चलिए आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब इसको बताइए, चलिए द ग्राफ बिटवीन अंडर रूट ई के एंड 1/p, ये क्या होगा बताइए, क्या आया है। तो हमारा जो ई के जो होता है, ई के क्या होता है, p² अपॉन 2m होता है कि नहीं होता है। अब ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हमारा जो ई के जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, p² के, या अंडर रूट ई के जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा p के, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए। इसका मतलब मैं जब p को बढ़ाऊंगा तो ई के का वैल्यू भी बढ़ेगा, है ना, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। अंडर रूट ई के है तो कम प्रोपोर्शन 1/√2 हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें नहीं पूछा है, उसने उसने किसमें पूछा है, अंडर रूट ई के वर्सेस 1/p पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए होना क्या चाहिए, जैसे जैसे मैं p को बढ़ाते जाऊंगा, p का वैल्यू पहले अगर मैं 0 रख दूं, p का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, p इक्वल टू 0 रखूंगा तो e के कितना मिलना चाहिए आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, e के कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जब e के 0 होगा तो आपका 1/p जो है वो होगा इन्फानाइट। ठीक है, तो देखिए पहले चेक कर लीजिए, और पहला देखिए, पहला क्या होना चाहिए, जब आप p इक्वल टू 0 करोगे तो इस केस में e के जो है कितना होगा, 0 होगा, और 1/p जो है टेंस टू क्या होगा, इन्फानाइट होगा, राइट। दूसरा केस क्या होगा, p टेंस टू जब आप इन्फानाइट करोगे तो e के जो है इन्फानाइट होगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है ये वाला, लेकिन 1/p जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0। तो दोनों कंडीशन को हम चेक करते हैं किसमें आता है। ठीक है, पहला देखिए p इक्वल टू जब 0 है, p 1/p टेंस टू इंफिनिटी, p इक्वल टू जब 0 होगा तो e के जो है 0 होगा, कहीं पे दिख रहा है क्या, देखिए इस वाले में p इक्वल टू जब हम 0 किए तो e के जो है क्या होना चाहिए आपका 0, ये तो ओके है अंडर रूट ई के वाला पार्ट, लेकिन 1/p जो है इन्फानाइट नहीं हो रहा है, वो भी 0 है, तो ये ग्राफ आपका नहीं हो सकता। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, p इक्वल टू जब हम 0 ले लिए, या 1/p इक्वल टू कितना हो गया आपका, इन्फानाइट हो गया, यहाँ पे इसको इन्फानाइट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये फिर से यहाँ पे अगर देखिए तो इसका वैल्यू क्या है आपका, मिनिमम है, और e के जो है आपका क्या है, ये 0 होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है, 0 नहीं है, ये आपका कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो फिर से ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। यहाँ पे आइए देखिए, अगर मैं p इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूँ, p इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो 1/p का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, इधर इन्फानाइट आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ई के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इधर देखिए ये जो है यहाँ पर से आएगा, तो ई के का वैल्यू लगभग 0 के अराउंड आएगा, राइट। दूसरा कंडीशन देखिए, जब p टेंस टू इन्फानाइट हो जाए तो ई के जो है इन्फानाइट हो जाएगा, ई के इन्फानाइट हो जाएगा, और इसको इन्फानाइट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए p इक्वल टू 0 पे वो जो है आपका इन्फानाइट हो रहा है, मतलब यही ऑप्शन जो है आपका सही है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक एक कंडीशन को आपको चेक करना होगा। ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ऐसा होता है, लेकिन ये उसके उल्टा दिया हुआ है। तो एक जो है जब मैं 0, इसमें क्या होता है, जब मैं p टेंस टू 0 करता हूं तो e को टेंस टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब p टेंस टू 0 करूंगा तो e के टेंस टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये देखिए p टेंस टू जब 0 किए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनफाइनाइट हो गया। ठीक है ना, हाँ, p टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये ऐसा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ई के जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा।
या नॉर्मली अगर देखें तो y ये ऐसा मिलता है, वो कैसे मिलता है, ऐसे ही तो मिलता है क्या, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक मिलता है कि नहीं मिलता है, तो डायरेक्ट आप ऐसा लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने ज्यादा दिए थे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये दो लाइन ही सार है, ये दो लाइन ही सार है, इसी में बन जाएगा, आपका आ जाएगा। हाँ। हम्म। हम्म। देखिए, वो भी रहता है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आपका, जैसे हमारा जो बी जो होता है वो क्या होता है, ई अपॉन सी होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो बी का जो कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो एज कंपेयर टू ई कम होता है, क्योंकि जब हम बी का वैल्यू निकालते हैं तो ई अपॉन सी होता है, इसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इस वजह से अपन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को लेते हैं। हाँ हाँ, इसी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बी निकालते हो तो ई अपॉन सी हो जाता है, तो उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम हो जाता है बी का, ई का तो ज्यादा है ही। अब बी का जब निकालोगे तो वो ई से बहुत कम है, क्योंकि ये आपका ये सी है 3 × 10⁸, तो बहुत छोटा है ये, इस वजह से ई का अपन लेते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन बी का भी रहता है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर का रहता है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो इसको तो आप लोग जानते ही हो, ये मैंने डेफिनेशन में लिखाया हुआ है, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, किसमें डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव में डिफाइन करते हैं, केवल संरक्षी बल के लिए, केवल संरक्षी बल के लिए, ठीक है, ये अपन देखे हुए हैं। चलिए अब इसको बताइए, ये क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m का एक पिंड लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है, किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आया है, ठीक है, बाकी आप लोग का आया है, बाकी लोग का। इसको डिटेल्ड वे में बताऊं कि नॉर्मल शॉर्टकट बताऊं, चलो डिटेल वे में देख लीजिए। देखिए ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको h हाइट तक ये जाएगा, सपोज मैं इसको u वेलोसिटी से अगर फेंकता हूं, ये ऐसा, ये हाइट h है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ mu², ऐसा u वेलोसिटी से फेंका मैं, तो ये जब ऊपर यहां तक पहुंचेगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये mgh हो जाएगा, ऐसा ये दोनों कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू कितना आ गया, √2gh हो गया, ये लीजिए। लेकिन ये कहां पे बोल रहा है, किस हाइट पे बोल रहा है ये, हाँ, अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है, किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी। अब देखिए इसमें हम ले लेते हैं, सपोज वो ऊंचाई कितनी है, ये है, ये ऊंचाई अब कितनी है आपकी, ये h डैश है, ठीक है। अब h डैश के लिए कितना हो जाएगा, ये h डैश में यहां तक पहुंचेगा तो इसका जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये कितना आएगा, mgh डैश आएगा, और यहाँ पे कितना परसेंट बोला है, 75% ऑफ, हाँ कौन सा, इसमें गतिज ऊर्जा
इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी, मतलब कितना हो जाएगा 75/100, और ये इंटू कितना हो जाएगा आपका 1/2 mu², ये ऐसा। अब u का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 m, और u² का वैल्यू कितना हो गया 2gh। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, ये और इधर क्या है आपका m और m कैंसिल आउट हो गया, g भी कैंसिल आउट हो गया, और h भी कैंसिल आउट कैसे हो गया, ये h डेज है ना, ये h डेज इक्वल टू कितना हो गया 3/h बचा, ये तो इतना है जी। ओके एक बार किस ऊंचाई पर, इसको पढ़ लेते हैं पहले। एम द्रव्यमान ऊपर की ओर लंबवत फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है, किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी। तो हमने क्या निकाला हुआ है h डेज निकाला हुआ है ना, ये h डेज निकाला हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या लिया हुआ है mgh लिया हुआ है। हाँ अच्छा 1 मिनट। किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक, ओके ओके, है ना, किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक इसके गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। एट व्हाट हाइट will its make its kinetic energy will be 75% of its initial value। ठीक तो लिए हैं जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी, हाँ ये हाइट जो है इसमें अपन गड़बड़ लिए हुए हैं। ठीक है देखिए आपका ये हमारा टोटल हाइट था, टोटल हाइट के लिए हमने ये निकाल लिया। ठीक है अब देखिए इसके लिए ये आपका एच डेस, इस हाइट पे हम अगर मान के चल रहे हैं तो इसका एनर्जी कितना हो गया आपका 75% हो गया, ये आपका 75% आया। ठीक तो है ये एम जी, ये आपका एम जी एच हो गया, एम जी एच डेज। हाँ लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, एच प्राप्त करता है किस ऊंचाई पर इसकी, तो समझ लो भाई। एक बार और पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। एम द्रव्यमान का एक पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है, ये हो गया ठीक है। किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी, इसके प्रारंभिक मान कितना था 12 mu², ये अपन सही किए हैं। ये √2gh हो गया, ये भी सही है। और आपका h डेस टोटल हाइट, ठीक तो बना है भाई। ये आपका कितना हो जाएगा, ये एच डेस इस हाइट में पूछा हुआ है, तो कहां से पूछा हुआ है किस ऊंचाई पर, है ना। देखिए एम द्रव्यमान का एक पिंड लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करता है, किस ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान की 75% होगी। तो एक आपका ये हाइट हो गया, ठीक है। नीचे से अगर हम लें, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किधर से लेना है, चलिए भाई वैसे ही ले लेते हैं। तो नीचे में कितना एनर्जी रहेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से ले तो ये तो ऐसे ही लिए थे जी, ई और ये आपका कितना हो गया एफ हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ई आई यहाँ पे, ये तो आपका 1 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी इसमें mv²। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा एच हाइट पे तो इसका कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये mgh ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो यहां पर से ये निकल गया आपका ½ mu² जो है कितना निकल गया mgh निकल गया, ये लीजिए। हाँ यहाँ पे ले लेते हैं चलिए, नाउ 8 h डेज हाइट, बताइए ये कितना हो जाएगा
फिर से इनिशियल एनर्जी लीजिए और ये आपका फाइनल एनर्जी लीजिए। तो इनिशियल एनर्जी कितना रहा होगा फिर से, इसका 75%, ये लेकिन वैसे ही बन रहा है सेम। हाँ ये तो वही हो गया जी, एच डेस 3/4, देख लीजिए कितना आ गया, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/2, और ये m, और ये इसका वैल्यू mgh है, तो ये डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं वहां से, ये हो जाएगा mgh दैट इज इक्वल्स टू mgh डेस, तो ये क्या हो जाएगा mg, तो h डेस कितना मिल गया 3/4h, ये ऐसा मिल गया, ये नीचे से हाइट है उसका, कैसे, अच्छा यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे, यहाँ पे कितना एनर्जी होगा टोटल, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, राइट, ओके ओके, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दे रहे थे, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सपोज वेलोसिटी इसका कितना है mv², तो वहां पे हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा उसका, वेलोसिटी कितना होगा उस हाइट पे, इस हाइट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, इसको देखिए आगे अपन कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 3/4 और इंटू mgh एंड दैट इज टू mgh डैश प्लस, अब बताइए v² कितना हो जाएगा, इनिशियली हम कितने स्पीड से फेंक रहे थे, इतने स्पीड से फेंक रहे थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा v² टू u² माइनस 2gh h डैश, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2gh माइनस 2gh डैश, ये ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 2gh माइनस h डैश, अब ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका m कहाँ गया जी, इसमें m नहीं था, हाफ mv² है ना, हाफ m, ये तो ये देखिए 2 और 2 कैंसल आउट हो गया आपका, mg और ये mg, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/4 h, और इधर कितना है आपका h डैश, ये हो जाएगा h डैश और प्लस कितना आ गया आपका h माइनस h डैश, ये तो पूरा 0 हो गया जी, कैसे हो गया ये, कैसे कहाँ पे गड़बड़ हो गया फिर से, ये हमने, अच्छा इसको हमने एच डेस क्यों नहीं लिया है, ये तो हमारा एच डेस था ना, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लेंगे तो ये हाफ mv² हो गया, ये ओके है, और ये हो गया हमारा कितना 3/4, और ये हो गया हमारा एच डेस, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कितना हो जाएगा यहाँ पे mg कितना था ये h, mg h डेस था क्या ये, और यहाँ पे कितना था ये m u², ये इनिशियल आपका काइनेटिक एनर्जी, ये कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना हो जाएगा mg h डैश, दोनों सेम सेम कैसे हो जाएगा, ये आपका इनिशियल था ना m, ये ऐसा होगा, और इसका 75% रह जाता है करके बोला है, चेक कीजिए कहां पे मिस्टेक हो रहा है बताइए, h माइनस h डेस, ये वाला हाइट आपका कहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, इसमें कुछ तो दिक्कत हो रहा है, देखिए इस पॉइंट में ये हम एनर्जी सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसको देखिए, इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv², ठीक है, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आएगा, ये ठीक है, हाँ एच डेज हाइट पे और यहाँ पे
कहाँ पे मिस्टेक, मैं इसको बनाया था AC बट। बराबर 0 है, हाँ इक्वल लिया हूँ HD साइड पे, तो कंजर्वर है। हाँ फिर ये काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल 0 रहेगा, H बराबर 0 पे। हाँ ये ऐसा हुआ है, ये कुछ ना कुछ हाइट में इसका भी एनर्जी पूरा, हाँ, एच डेस, हाँ ये डेस। अच्छा निकालेंगे इसमें, अच्छा ये ओके। फिर वो वैल्यू पुट करेंगे ना, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व है करके, ठीक है। अपन उसको गलत ले रहे थे, देखिए फिर से इसको, फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए, देखिए क्या है आपका, ये आपका एच हाइट है, ठीक है, और ये क्या है आपका एच डेस हाइट है, ठीक है। इसका टोटल एनर्जी जब यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल एनर्जी ई का वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपका एम जी एच, ठीक है। अब देखिए किसी बॉल को अगर हम ऐसा फ्रीली फॉल अगर छोड़ते हैं या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हर एक पॉइंट पे उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका कौन सा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इधर किसके इक्वल होगा, आपका हमेशा एम जी एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस एच डेज पे कितना हो जाएगा, देखिए ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो 75% रह जाता है करके बोल रहा है, और आपका ये कितना हो जाएगा एम जी एच डेज दैट इज इक्वल टू एम जी एच। अब ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, यू का वैल्यू √2gh अभी हमने निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, जब आप यहां से इसको फेंकोगे तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ एम यू स्क्वायर जो है, ये जो काइनेटिक एनर्जी दोगे वही किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यू इक्वल टू कितना आ गया, √2gh आ गया। तो ये कितना हो गया 3/4 × 1/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2gh। एम बी है क्या, एम बी है, yes sir, and that plus एम जी एच डैश, और इधर कितना हो जाएगा एम जी कैंसिल कर दो, ये एम जी, ये टू भी कैंसिल हो गया, तो ये 3/4h हो गया, और ये प्लस कितना हो गया एच डैश दैट इज टू एच, तो एच डैश कितना हो गया एच माइनस 3/4h, तो कितना आ गया h/4, ये h/4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब पकड़ में आया, ठीक है, ये इतना ही आएगा। ये किस ऊंचाई पर बोल रहा है, वो ये नीचे से ही ऊंचाई पे बोल रहा है ना, ऊपर से नहीं बोल रहा है, नीचे से ही आएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक कण विराम से शुरू होकर समान त्वरण से गुजरता है, यदि t समय में प्राप्त गति v है तो कण को दी गई शक्ति क्या होगी, कण को दी गई शक्ति क्या होगी। तो हमारा जो p जो होता है, शक्ति जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और ये जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/2 भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़े फिर, ये तो हो जाएगा।
इसको बताइए। एक इंजन 10 किलोवाट की शक्ति विकसित करता है और 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में इसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे आता है। तो हमारा जो P जो होता है वो क्या होता है, W/T होता है। अब ये देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंजन है वो यहां से उठा करके यहाँ पे उसको रखता है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, आपका वर्क डन W जो है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। कितना मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2200 और इंटू जी 10 और ये H हाइट कितना है 20, तो कितना हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4। जब आप P निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4। अच्छा P तो दिया हुआ है ना आप लोग को। ये कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट। तो ये तो सब खत्म हो गया, तो क्या बच गया आपका, ये तो T है ना। तो T इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 सेकेंड। ये लीजिए 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। इसी लेवल के प्रॉब्लम दिए गए हैं, है ना। प्रॉब्लम जो है इसी लेवल के आप लोग के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो ग्राफिकल मेथड से आएगा उसको। चलिए हो जाएगा, ये बना लिए थे। नहीं बनाए थे तो बनाओ यार, कहाँ गए थे? हाँ अच्छा, ये सब बनाओगे नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं है। पर बना करके देखा करो। और तुम्हारा डिवाइस हो रहा है तो उसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब तक तुमसे क्वेश्चन अगर नहीं बने तब तक ये मत सोचना कि फायदा हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा तब फायदा होगा, समझो। और ये तो इजी क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़े फिर। इसको बताइए। निर्वात में केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक पिंड स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? इसको हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा? सी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है आपका, कंजर्व होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम जो है हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। आगे देखिए। एक साइकिल सवार 10 मीटर में फिसलते हुए रुकता है, 10 मीटर में फिसलते हुए रुक जाता है, 10 मीटर लगता है उसको रुकने में, राइट। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल, सड़क के कारण किस पे, साइकिल पर, सड़क के कारण साइकिल पे लगने वाला बल कितना है, 200 न्यूटन है। यह गति के सीधे विपरीत है, मतलब फ्रिक्शन वाला है। गति के विपरीत है मतलब फ्रिक्शन वाला है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य कितना है? ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोग का बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बेसिकली आपका फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स है तो निगेटिव होना चाहिए था। हाँ क्या निगेटिव है करके, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है करके? बताइए बाकी लोग। बट वो साइन क्यों दिया हुआ है, फिर सभी में साइन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दो तरह से फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे साइकिल, देखिए ये आपका साइकिल हो गया, ये ऐसा साइकिल है आपका, साइकिल मान लेते हैं ऐसा, ये लीजिए ये ऐसा साइकिल है। तो ये आपका रोड हो गया ना, इस पे रोड के ऊपर है। तो एक तो फ्रिक्शन ए इस पे इधर लगेगा सड़क के कारण, ठीक है। और आपका देखिए हमको क्या निकालना है, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, सड़क पे निकालना है, सड़क पे क्या कार्य किया गया है। जैसे कोई बॉल है, ये आपका बॉल हुआ, ठीक है। अब इस बॉल को, या फिर ब्लॉक है बोलिए, इसका मास m है। अब इसमें अगर मैं फोर्स अगर लगाता हूं तो ये क्या होता है, डिस्प्लेस होता है।
डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट होगा तब मैं इस पे वर्क डन निकालता हूँ कि इस पे कितना वर्क डन हुआ। तो ये क्या हो जाता है आपका, फोर्स कितना लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट। अब चलिए, अब इसमें पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको इसमें इंग्लिश में क्या बोला हुआ है, डायरेक्टिव अपोजिट टू द वर्क डन, कहाँ पे दिया है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द साइकिल, ऑन द बाइसिकल, बाइसिकल का स्पेलिंग कैसे लिया है इसमें, ये लिखा, ये कितना हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है बेसिकली, ये ऐसा, दैट इज माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इनटू कितना हो जाएगा आपका डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी ही ले लेता हूं अभी तो ये हो गया -200 और इंटू कितना 10, तो कितना हो जाएगा -2000 जूल। ये ऐसा आना चाहिए था, बट ये ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं। दूसरा चीज, और ये हमको पूछा नहीं गया है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बाइसिकल है, ये बाइसिकल पे कितना जो है आपका वर्क डन हुआ, क्योंकि बाइसिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बाइसिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस पर कितना वर्क डन हुआ, ये है ये। लेकिन हमको ये पूछा गया है क्या, नहीं पूछा गया, हमको क्या पूछा है, द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, रोड पे कितना वर्क डन होगा, तो रोड डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या, तो कितना हो गया वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड दैट इज इक्वल टू 0, रोड तो वहीं पे रहेगा, रोड तो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो वर्क डन ऑन द रोड बाय साइकिल, ये कितना हो जाएगा आपका F इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछा गया है उसको आपको देखना है, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, ठीक है, रोड पर कितना कार्य हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे निकालते थे, देखिए ये आपका ब्लॉक एम हो गया, इस पे जब हम फोर्स लगाते थे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता था, तो हम निकालते थे कि इस पे कितना वर्क डन किया गया, ठीक है ना, तो इस पे कितना वर्क डन किया गया निकालते थे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, ऐसे ही करते थे। तो किस पे वर्क डन निकालने के लिए बोला है कार्य, सड़क पर रोड पे, ऑन द रोड, तो सड़क पे किया गया कार्य, तो सड़क डिस्प्लेस होना चाहिए, तो सड़क तो डिस्प्लेस होगा नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इज 0, ये वाला पॉइंट, तब आपको समझ में आएगा। ये समझ आया, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इस टाइप का फंसाने वाले जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इस वाले पोर्शन में मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, ताकि जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन जो है 2-2 4-4 कॉन्सेप्ट जो है सिखा करके जाता है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं। चलिए हो गया क्या, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए हो गया, आगे बढ़े, नमक हो गया। इसको बताइए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है जब वह सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, देखिए ये आपका दीर्घवृत्तीय कक्षा है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस में क्या होता है, सन होता है। और यहाँ पे जो हमारे अर्थ का पोजीशन है, दो पोजीशन हो सकता है, एक फार्थेस्ट और एक आपका नियरेस्ट। ये आपका नियरेस्ट वाला पोजीशन हो गया और इसको अपन क्या बोले, फार्थेस्ट वाला पोजीशन हो गया, ये सबसे दूर, और ये क्या आपका निकटतम है। ठीक है, अब देखिए इधर, तो जैसे यहाँ पे जैसे अगर आता है अर्थ जो है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका वेलोसिटी, इसका एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करना पड़ेगा, फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा उसका एरियल वेलोसिटी बने। यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, आपका कम होता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा, क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निगेटिव हो रहा है क्या? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ज्यादा होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कम होगा, लेकिन क्या जीरो हो सकता है क्या, या निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी खत्म। अब इन दोनों पे लड़ाई है, तो क्या ये हो सकता है क्या? ये तो जीरो बोल रहा है और क्या बोल रहा है, फिर से जीरो बोल रहा है, और अब मैक्सिमम जाएगा बोल रहा है, मिनिमम को जीरो बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए, तो जब ये यहां पर से ऐसे, यहां पर से अगर ट्रेवल करते हुए यहां तक आएगा, तो इसका एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब वो यहां से इधर ऐसे आएगा, तो इसका देखिए स्पीड बढ़ता जाएगा इधर, यहां पर से तो स्पीड बढ़ेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम पॉइंट तक आएगा, ऐसे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ से ऐसे दूर जाते जाएगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये ऐसे कम होते होते यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, और ये फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका जीरो जीरो के बराबर ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं। एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम ले लिए हैं, उसी में वो मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, फिर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब इसमें बताइए, देखिए क्या बोला है, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हवा में दोलन करने वाले लोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा समय के फलन के रूप में परिवर्तन दर्शाता है? तो देखिए हमारा सिंपल पेंडुलम जो हम लेते हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसा रहता है। ठीक है, पेंडुलम की बात किया इसने, तो इसका जो टोटल आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो हर एक पॉइंट में कंजर्व होता है। इसको हम डिस्प्लेस कराएंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे इसका क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये कुछ इस तरह से ऐसा चला जाएगा, ये ऐसे चलते रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हवा भी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तब ऐसा होगा कि जितना यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है आपका पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही इधर एक्वायर करेगा। अगर मान लिया जाए हवा अगर वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, तो इसका एनर्जी धीरे धीरे करके क्या होते जाएगा,
कम होते जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है टाइम के साथ उसके एनर्जी को बताएगा? तो कौन सा बताएगा, बताइए कौन सा? ए। ए में देखिए क्या हो रहा है, ए में एक बार उसका एनर्जी जो है मैक्सिमम होते जा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये फिर ये आपका देखिए मैक्सिमम एनर्जी एक डायरेक्शन में, उसके बाद ये दूसरे डायरेक्शन में। हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम टाइम के साथ उसका एनर्जी निकालने वाले हैं, है ना, ये टाइम के साथ एनर्जी उसका निकालने वाले हैं। तो उसका एनर्जी टाइम के साथ यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। और एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। जैसे हम स्पीड की बात करते हैं या हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी दैट में बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और एनर्जी यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका निगेटिव होता है क्या कहीं पे, एनर्जी नहीं होता है, तो ये निगेटिव तो होगा नहीं, खेल खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे कम होगा क्या, पहले कांस्टेंट होते हुए धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम होगा क्या? देन तीसरा ऑप्शन है, अब नंबर डी ऑप्शन है, देखिए ये तो बराबर बराबर है करके बोल रहा है, तो इसका ये तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई, ये तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी होगा ओवरऑल एनर्जी मैकेनिक, ये देखिए ये क्या बोला है, मैकेनिकल एनर्जी की बात बोला हुआ है, तो आपको टोटल एनर्जी को देखना है। तो टोटल एनर्जी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, आपका कम होते जाएगा। टोटल एनर्जी आपका ऐसे पॉजिटिव जाके निगेटिव नहीं जा रहा है, टोटल एनर्जी ओवरऑल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डैम्ड ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन में अपन पढ़ेंगे, है ना, ये भी आएगा आपका डैम्ड ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं उसको भी। डैम्ड ऑसिलेशन और एक कौन सा होता है आपका, फोर्स्ड ऑसिलेशन। वो फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो ओमेगा होता है उसको एक बार पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है, तो उसको भी अपने को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम will be decreases as time passes due to air resistance. यहाँ तक हो गया हो तो बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं फिर से आप लोग को सेंड करूंगा, क्योंकि वो जो असाइनमेंट जो भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ के ऑप्शन ऐसे मिक्स हो गए थे, ठीक है, तो उसको मैं फिर से आप लोग को सेंड करूंगा। चलिए भैया आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें देखिए क्या बोला है, कौन सा वाला ज्यादा आप लोग को समझ में आ सकता है, इंग्लिश पढ़ते हैं। चलिए इंग्लिश में क्या बोल रहा है, अ प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, प्रोटॉन जो है चुपचाप ऐसा रखा हुआ है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ डिस्टेंस डी इन इट्स फील्ड, इसका फील्ड है, और यहाँ पर से हमने एक पॉजिटिवली चार्ज को रिलीज किया हुआ है, ये आपका कितना है, आपका डिस्टेंस डी है बोला है, ठीक है। कंसीडर टू एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, वन इन विच द चार्ज पार्टिकल इज आल्सो अ प्रोटॉन, एक बार हमने इसको प्रोटॉन लिया और एक बार दूसरी बार क्या लिया, इन अनदर अ पॉजिट्रॉन,
एक इस बार हमने क्या लिया है, पॉजिट्रॉन लिया हुआ, कोई दिक्कत, ठीक। इन सेम टाइम t the work done on the two moving charged particle is, work done on these two charged particle is what? पहला नंबर देखिए, same as the same force law is involved in the two experiments, सेम फोर्स लॉ इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, सेम फोर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन टू एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा क्या बोल रहा है, लेस फॉर द केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज द पॉजिट्रॉन मूव्स अवे मोर रेपिडली एंड द फोर्स ऑन इट वीकेंस। नेक्स्ट, more for the case of the positron as the positron moves away a larger distance। और कौन सा, same as the work done by charged particle on the stationary proton। ठीक है, तो देखिए अब समझिए उसको क्या बोला है, हमको क्या निकालने के लिए बोला है उससे, वर्क डन, द वर्क डन ऑन द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स क्या होता है, और फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये आपका QE ये आपका फोर्स होता है। किसी चार्ज को जब हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू E लगता है। अब जैसे हम चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज दोनों में आपका सेम होगा, चार्ज दोनों में क्या होगा आपका, सेम होगा। तो चार्ज तो आपका सेम होगा, तो सेम फोर्सेस लगेंगे दोनों में क्या लगेंगे, सेम फोर्सेस लगेंगे। लेकिन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है, कौन सा मास कम है, किसका मास कम है, किसका मास ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास कितना है, 10⁻⁻27 और पॉजिट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻31। तो मास किसका ज्यादा हुआ, ये प्रोटॉन का मास ज्यादा हुआ। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उस फोर्स में वो कम डिस्टेंस तक जाएगा क्योंकि वो मैसिव है। एक तरफ हाथी ले लो, एक तरफ आप क्या ले लो, या एक तरफ कार ले लो, एक तरफ आप क्या ले लो, बाइक ले लो। तो कार कौन सा है आपका, प्रोटॉन है, और बाइक कौन सा है आपका, पॉजिट्रॉन है। तो कार में भी सेम फोर्स लगा रहे हो और बाइक में भी सेम फोर्स लगा रहे हो। तो कार में ये कितने दूर तक जाएगा, सपोज ये यहां तक गया तो ये क्या होगा, ये उससे ज्यादा दूर तक जाएगा। तो पॉजिट्रॉन जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस पर वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो पॉजिट्रॉन पे ज्यादा वर्क डन होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। अब बताइए कौन सा जो है आपका सही होगा। देखिए समान, क्योंकि दोनों प्रयोगों में समान बल नियम शामिल है, समान वर्क डन होगा क्योंकि दोनों में समान बल नियम शामिल है, समान बल नियम तो शामिल है, ओके। लेकिन ये जो आपका कार्य को बोल रहे समान होगा, ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, पॉजिट्रॉन के मामले में कम वर्क डन होगा बोल रहा है पॉजिट्रॉन का, क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक तेजी से दूर जाता है और उस पर बल कम हो जाता है। तेजी से दूर जाएगा और उस पर बल कम हो जाएगा करके बोल रहा है। वो डिस्टेंस को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ज्यादा दूर चला गया तो उस पर अब कम फोर्स लगेगा बोल रहा है। लेकिन पॉजिट्रॉन पे बेसिकली हम जब वर्क डन करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड पड़ेगा कि उसका मास कितना है, ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सके। लाइटर पार्टिकल रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉजिट्रॉन के मामले में अधिक, क्योंकि पॉजिट्रॉन अधिक दूरी तक चलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि उसका मास कम है तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको वर्क डन भी ज्यादा हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। उसको लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है, समझ जाओगे। ये ऐसे लिख लीजिए इसको, है ना, या मैं अगले पेज में, ये तो क्वेश्चन है आप लोग के पास। देखिए यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, वर्क डन जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया Q इंटू ई, और ये हो जाएगा D, ये ऐसा। अब एक तरफ हम ले लेते हैं क्या, प्रोटॉन, एक तरफ ले लेते हैं आपका पॉजिट्रॉन। तो इसमें चार्ज अगर E है या प्लस E है, तो इसमें भी चार्ज कितना होता है, प्लस E है। तो दोनों में सेम चार्ज, सेम चार्ज। बट मास की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, mp इज ग्रेटर देन me। तो एक्सेलरेशन ऑफ positron will be higher, so it will travel more distance than proton, so work done will be greater for positron। ये ऐसा लिख लीजिए समझने के लिए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन। हो जाने से बताइए। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़े। चलिए ये तो बन गया होगा ऑप्शन सी, ये बन गया होगा। डायरेक्ट आपको क्या करना था, एफ इज टू डी यू अपॉन डी एक्स दैट इज टू 0, ये ऐसा करना था। ये बन जाएगा आपको, मैं नहीं बता रहा हूँ। एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 की इक्वल कर देना और एक्स का वैल्यू निकाल लेना। सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखे हुए हैं थ्योरी वाले क्लासेस में। ये बताइए ये कितना आया, देखिए क्या बोला है, आकृति में दिखाया गया है निकाय विरामावस्था से छोड़ा गया है उस क्षण जब द्रव्यमान m h दूरी तक गिर चुका हो, m का वेग क्या होगा। तो देखिए ये ऐसा हमारा सिस्टम है, और ये जब देखिए m इज ग्रेटर देन m है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे नीचे की ओर जाएगा और ये जो है ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए इसमें सपोज अगर ये h हाइट अगर नीचे अगर जा रहा है तो ये h हाइट ऊपर भी गया होगा, ये h हाइट जितना ऊपर गया उतना ही ये नीचे आएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे लगेगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा इसमें, ये कितना हो जाएगा देखिए, इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये कैपिटल M है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, चेंज काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका mgh, और माइनस कितना हो जाएगा mgh, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा हाफ। अब दोनों मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहा है तो दोनों का मास आएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा m प्लस कैपिटल m प्लस कैपिटल M, और ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर। तो कितना हो गया ये m माइनस m, और ये हो गया gh, और इधर कितना हो गया हाफ m प्लस m, और ये v स्क्वायर। तो निकाल दीजिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स m माइनस m gh, और ये कितना हो गया आपका नीचे m प्लस, और ये v स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2m माइनस m gh अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आया था, ऑप्शन नंबर सी आ गया था। ऐसे बैलेंस बस करना था उसको, और कुछ नहीं करना था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कोई डाउट है तो बताइए। विक्रम कोई डाउट बना लिए थे, ठीक बढ़िया। चलिए आगे बढ़े फिर। इसको बताइए, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द कर्ड पोर्शन आर स्मूथ, कर्ड पोर्शन स्मूथ है बोला है, ये वाला स्मूथ है, यहाँ पे ये स्मूथ है। उसके बाद एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ, ये वाला जो रफ है इसमें मतलब क्या आ जाएगा आपका फ्रिक्शन वाला पार्ट आएगा। द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम P, यहाँ से इसको रिलीज किया जाता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A इट विल स्टॉप, A से कितने डिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा, जबकि म्यू इक्वल टू कितना है आपका 0.2 है, म्यू इक्वल टू कितना है आपका 0.2 है। तो देखिए इसमें फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहाँ पे भी, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले तो ये कितना रहेगा आपका mgh रहेगा, यहाँ पे ये आपका mgh, और जब नीचे यहाँ पे आएगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ये जो है आपका ये एफ ऐसे लिख दूं क्या इसको, ठीक है। अब देखिए ये एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg म्यू इंटू n। हाँ लेकिन देखिए ये जो है आपका एनर्जी है, ये फोर्स हो गया, तो फोर्स को हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा वर्क में। तो वर्क इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सपोज वो डी डिस्टेंस जाता है, डी डिस्टेंस जाके वो क्या होता है आपका रुकता है, ये हमने मान लिया। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया mgh, और ये कितना होता है म्यू इंटू n, और ये d, तो म्यू इंटू n इज म्यू mg, और ये कितना हो गया d, और ये कितना हो गया mgh, mg कैंसिल, d और h अपॉन कितना हो गया म्यू हो गया। h का वैल्यू कितना है 1 मीटर, और म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, तो कितना आ गया 5 मीटर। ये 5 मीटर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या यही आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो 2 मीटर है, और हम क्या बोल रहे हैं ये 5 मीटर तक जाएगा। कितना जाएगा, 5 मीटर तक जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा आपका, यहां से जब यहां तक आएगा तो ये 2 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। यहां से यहां तक जब जाएगा तो 2 मीटर ट्रेवल किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे आके फिर से वापस जाएगा, तो फिर से कितना ट्रेवल किया आपका 2 मीटर ट्रेवल किया, ये लीजिए। उसके बाद कितना बच गया 1 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, दैट इज योर 1 मीटर। यही आपका सपोज ये पॉइंट सी है, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो ये दिस डिस्प्लेसमेंट इज, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता 5 मीटर का, तो वो 5 मीटर इज करेक्ट।
ये अगर डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर रहता तो 5 मीटर इज करेक्ट, वहां जाके बी में जाके रुक जाता, लेकिन यही 2 मीटर है तो फिर से वापस आएगा कहा, यहाँ नहीं चढ़ेगा वो, उसके लिए फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके पास उतना एनर्जी होना चाहिए, तो कितना एनर्जी हो तो वो ऊपर चढ़े। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा तो फिर ये ऐसे ऐसा जाएगा, फिर ऐसे जाके यहाँ पे आके रुक जाएगा। चलिए तो कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोल, नहीं लिख रहे हो, लास्ट लास्ट आ गया सोच रहे हो, नहीं आया है अभी अभी बहुत सारा बचा है। तो अभी सेट क्या कर रहे हो, यही बस चल रहे हो, अभी घर नहीं जाना, अभी आए हो, अब कब जाओगे, जाना ही मत, अभी नहीं जाना, अगर जब तक एकदम इमरजेंसी अगर नहीं हो जाता है, नेट एग्जाम के बाद, बीएड का एग्जाम, मत जाओ ना यार, जरूरी है जाना। हाँ, अच्छा चावल लाना पड़ता है, ठीक है, अब ऐसा बोलोगे तो फिर तो जाना पड़ेगा यार चले जाना, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है। और आप कहाँ रहते हो विक्रम, बाहर रहते हो कि घर है, घर है यहाँ, रेंट पे रहते हो, कहाँ है घर, हाँ पास, कहाँ कहाँ से आते हो, पूर्व, धमतरी पूर्व, ओके, अच्छा हाँ हर्ष ना, ओके ओके ठीक। तो घर वगैरह नहीं जाना है भाई अभी, केवल और केवल प्रिपरेशन में ध्यान दो, 6 महीने घर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। अगर जब तक एकदम इमरजेंसी नहीं हो जाता है तब तक मत जाओ, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, अभी शादी वगैरह है, शादी वादी को गोली मारो, ठीक है। और उस टाइम दिवाली पड़ेगा, दिवाली में केवल 1 दिन के लिए बस जाना, 1 से 2 दिन, उससे ज्यादा जाना नहीं, यहाँ बैठ के पढ़ना, एक बार हो गया उसके बाद घर ही में दिवाली मनाना है, वो भी गवर्नमेंट की छुट्टी मिलेगी 1 सप्ताह की, ठीक है, इस दिवाली संभाल लेना बस। ये तो बन गया होगा, दिया गया है, एक पिंड का विस्थापन समय का एक समय का फलन है, ये कुछ इस तरह से, और पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, यदि गति शुरू होने के 1 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, बताइए क्या हो जाएगा। ये x दिया हुआ है, ये 2t⁴ + 5, अब इसमें कर दीजिए आप क्या, इसका वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी निकालेंगे कितना हो गया, ये हो जाएगा 8t³ और ये +0, ये वेलोसिटी हो गया। अब एट टाइम t = 1 पे इसका कितना वेलोसिटी है उसको निकाल लेते हैं, 8 टाइम t = 1, v बिकम्स 8 × 1, तो कितना हो गया 8 हो गया, ये लीजिए। अब इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका ½ mv², ½ m का वैल्यू कितना है 2 kg, और ये v का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, 64 जूल हो जाएगा, 64 जूल। ये तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एफ वाला दिया हुआ है पहले, इस टाइप का नहीं दिया हुआ है पहले, अभी नहीं दिया हुआ है ना, 3 सालों में 4 सालों में जो है नहीं दिया हुआ है, 4 बार अपना पेपर जो हुआ है उसमें नहीं दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, फिर कर लोगे इसको, ये इजी क्वेश्चन है। इसको बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में नहीं था, इसके ऑप्शन में ग्राफ दिया हुआ था आप लोग असाइनमेंट में, तो मैं असाइनमेंट भेजूंगा, एक बार मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ, ठीक। तो देखिए क्या बोला है, तीनों ए बी सी को एक मीनार के शिखर से समान चाल से प्रक्षेपित किया जाता है,
ये हमारे पास मीनार हो गया, इस मीनार से समान चाल से प्रक्षेपित करेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ए को सीधा ऊपर की ओर फेंक दिए, चलिए। इसके बाद बी को सीधे नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो बी को सीधे नीचे की ओर ऐसा फेंक दीजिए। उसके बाद सी को क्षैतिज रूप से फेंका जाता है, ये हमारा सी है, उसको इधर फेंका जाता है, ठीक है, हो गया, फेंका जाता है। और सभी को समान वेलोसिटी से, है ना, समान चाल से, दैट इज यू, दैट इज यू, दैट इज यू, ओके, और समान हाइट से, ये आपका समान हाइट, क्लियर। उसके बाद इसने क्या बोला है, वे जमीन पर बी ए बी बी और बी सी चाल से टकराते हैं। जब ये यहाँ पे नीचे पे आता है तो ए जो है वी ए चाल से आता है, बी जो है वी बी चाल से आता है, और सी जब आता है तो ये वी सी चाल से आता है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसमें बेसिकली आपका एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या आएगा, देखिए हम तीनों की बात करें, ए बी सी की, जैसे हम अगर बात करें तो सब में जो एनर्जी जो होगा, हमारा टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा आपका हाफ एम यू वी, हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पे एनर्जी बोल रहा हूं मैं इनिशियल पॉइंट में, यहाँ पे दिस इज योर ई इनिशियल, ई इनिशियल क्या होगा यहाँ पे आपका हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, और सभी का जो हाइट जो है वो कितना है, एम जी एच है, इतना होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हम फाइनल एनर्जी की अपन बात करें तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर और वी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसा होगा आपका फाइनल एनर्जी। अब देखिए इनिशियल एनर्जी सबका सेम है, ये ई आई जो है सबका सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई आई ए दैट इज टू ई आई बी दैट इज टू ई आई सी, ऐसा होगा, ये सबका सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि सबका वेलोसिटी जो है सेम है, सबका मास भी सेम है क्या, ऐसा नहीं बोला है क्या, मास बोला है कि नहीं बोला है, मास नहीं बोला है तो उसको मान लेता है, मास तो कैंसिल भी हो जाएगा, इधर से हटा देंगे तो उधर और इधर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये ओके। तो वेलोसिटी सबका क्या है, सेम है, और आपका हाइट भी सेम है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी सेम का सेम होने वाला है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ऐसा सभी सेम हो जाएगा क्या। अब ये अगर सेम है तो देखिए जब आप ई फाइनल जब लिखोगे तो ये अगर सबका सेम है तो आपका फाइनल वाला भी सब सेम होना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होगा आपका, ये आपका ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच दैट इज टू हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब मैं इसको ई ए और ई एफ ए के लिए लिखा, ये लीजिए, ये ए है, सभी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये इसको मैंने ऐसा ले लिया। तो ये ओवरऑल एनर्जी जो है किसके इक्वल हो गया, हाफ एम वी ए स्क्वायर, मतलब ये इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, हाफ एम वी ए के स्क्वायर हो गया। वैसे ही ई आई जो है किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही ई आई जो है किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा। अब इन तीनों से हम अगर देखें तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली क्या मिल जाएगा, इधर आगे क्या मिल जाएगा कि हमारा वी ए जो है किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल है, और वी बी किसके इक्वल है, वी सी के इक्वल है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये वी आई जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ऐसा मिल जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। टावर के अगर हाइट से अगर आप फेंकते हो तो आपका जो है सभी का वेलोसिटी जो है जब नीचे आएगा तो सबका वेलोसिटी सेम होगा, क्लियर। सेम हाइट से अगर फेंक रहे हो और सेम वेलोसिटी से अगर फेंक रहे हो, ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये समझ में आया? ये क्वेश्चन इजी है। हाँ, सबके लिए डिस्टेंस अलग होगा। हाँ, तो वो एनर्जी जब लिखोगे तो वो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। तो नीचे में आएगा तो उसका एनर्जी कितना होगा आपका, इतना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में एनर्जी तो सब सेम होगा, इतना ही है। यू वेलोसिटी दे रहे हो सबको, ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये इसको स्क्वायर कर लिए तो फिर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड बस हो जाएगा। ठीक है, एच भी आपका क्या हो जाएगा, इसी हाइट से फेंक रहे हो, चाहे इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको। ठीक है, इस वजह से ई आई जो है सबका सेम हो गया, तो ई एफ भी सबका सेम हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आप आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए। ये बताइए, देखिए, जमीन से एच ऊंचाई से गिरती हुई बारिश की एक बूंद 3/4 एच ऊंचाई तक गिरने के बाद लगभग सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। चित्र में दिखाए गए आरेखों में से कौन सा जमीन तक गिरने के दौरान बूंद की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाता है? तो बेसिकली ये क्लाउड है आपका, और यहाँ पर से क्या हो रहा है आपका, ये पानी जो है टपक रहा है, ऊपर से गिर रहा है। ऊपर से जब गिरेगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस होगा वो कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा, वो उससे पूछा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इधर, और ये किस हाइट में पूछा है, एक बूंद इतने ऊंचाई तक गिरने के बाद, इतने ऊंचाई तक गिरने के बाद वो क्या कर लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है। देखिए इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी तो क्या होता है आपका, जैसे अपन होमोजीनियस, अगर आपके पास अगर फ्लूइड है ना, आप लोगों ने स्टोक्स लॉ एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये यहाँ पे ग्लिसरीन भर दिया जाता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लोहे के आयरन जो आपके बॉल जो होते हैं उसको डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं कैसे, ये 12th का एक्सपेरिमेंट, 11th का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो जब आप इसको डालोगे तो ये बहुत सारे सरफेस से ऐसे मिलकर के बना हुआ है, तो इन सरफेस के बीच क्या होता है आपका, रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव मोशन होता है तो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता है, इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एक स्थिति आने के बाद ये क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसने बोला हुआ है कि ये 3/4 एच हाइट तक जाता है, उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया एट टर्मिनल वेलोसिटी, देखिए एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पे आपका क्या हो जाता है, v इज कांस्टेंट, v जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब सपोज ये वाला हाइट आपका क्या है, ये 3/4 एच वाला हाइट है, जहां पे टर्मिनल वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो जब ये आगे जाएगा, ये v अगर कांस्टेंट हो गया है, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस टर्मिनल वेलोसिटी के बाद ये काइनेटिक एनर्जी इसका कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ेगा। ये ओके है? ठीक, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या नहीं, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो कांस्टेंट इसमें हो रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पहले वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये भी खत्म। ठीक है, और ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 में, ओके नंबर 4 में हो रहा है। ओके, ये आपका ये वाला है ना कर्व इसका, तो ये नंबर 4 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो रहा है क्या वहां पे कहीं पे जाके, नहीं, ये तो सीधा जीरो हो जा रहा है, और इसमें ये कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सीधा सही हो जाएगा। अब रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ऊपर से जैसे गिरेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो लगातार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज नहीं होगा। तो देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो प्रोपोर्शनलिटी हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता।
इसमें ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम हुआ और पहले जीरो था, तो जीरो तो हो रहता नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, वो तो वहां पे क्या रहेगा आपका मैक्सिमम रहेगा। अच्छा सॉरी ये है क्या, ओके ओके, तो ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम है ये ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए आपका, ये मैक्सिमम है ओके है, लेकिन ये आपका ऐसे जीरो हुआ और जीरो के बाद फिर ये बढ़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी लगातार लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कांस्टेंट बट पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है आपका, ऑलवेज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक। कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। चलिए हाँ कौन सा, ये वाला ना, हाँ ये तो एसएचएम का है ना, ऑसिलेशन जो अपन पढ़े थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ का है, क्योंकि इसमें बोथ साइड मोशन होता है, ऐसा जैसा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ऐसा होते रहता है। तो हम एक बार ये ऐसा और ये ऐसा, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर। ये क्वेश्चन है देखिए, एक स्प्रिंग को खींचने के लिए आवश्यक बल दूरी के साथ बदलता है। आवश्यक बल दूरी के साथ कैसे बदलता है, देखिए स्प्रिंग है ये ऐसा स्प्रिंग, और ये हमने एम है, इधर फोर्स लगाते हो तो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये इसी को बोल रहा है कि ये किसके साथ बदलता है, एक्स के साथ बदलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा ऐसा तो वैल्यू बनता ही है इसका, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, ठीक ओके है। अब देखिए आगे क्या बोला है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि प्रयोग ऊपर दी गई आधी लंबाई के स्प्रिंग, अब स्प्रिंग की लंबाई को अपन क्या कर दिए, आधी कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो के जो होता है ये किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, 1/x के प्रोपोर्शन हो जाएगा। के जो है कि क्या प्रोपोर्शन हो जाएगा, 1/x के यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा, के जो है 1/x के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ऐसा अगर है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x जो है उसको मैं x/2 कर रहा हूं, x को मैं x डेज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, x/2 कर दिया। तो हमारा k डेज जो है प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/x डेज, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू x/2। तो ये कितना हो जाएगा, k डेज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू दैट इज 2/x। इसका मतलब k डेज, k जो है या k डेज जो है ये 2 टाइम्स ऑफ k हो गया। k जो है क्या हो गया आपका 2 टाइम्स, के बढ़ गया, के बढ़ गया तो वो किधर शिफ्ट होगा, देखिए शिफ्ट टुवर्ड एफ एक्सिस, एफ एक्सिस की ओर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस रिमेन्स एट इज ऐसे ही रहेगा, और बिकम डबल इन लेंथ, लेंथ में क्या डबल हो जाएगा, बताइए क्या होगा, शिफ्ट होगा कि लेंथ डबल होगा वो बताओ, चाहे शिफ्ट किधर भी हो, चाहे इधर शिफ्ट हो चाहे इधर शिफ्ट हो, लेंथ डबल हो सकता है क्या, लेंथ को हम तो आधे कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है आधे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो खत्म हो गया ये वाला, रिमेन इट इज एज इट इज, तो रिमेन नहीं रहेगा, कुछ तो चेंजेस होगा, या तो कम होगा या तो उधर शिफ्ट होगा या तो इधर शिफ्ट होगा, ये भी खत्म। अब बताइए इसका, देखिए के डेज जो है वो 2 टाइम्स हो गया, ये आपका के का वैल्यू है, ठीक है, ऐसा के का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, के का वैल्यू बढ़ेगा कैसे, 2 के अगर कर दे तो एफ एक्सिस की ओर जाएगा कि एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, हाँ एफ की ओर जाएगा, ठीक है। कैसे एफ की ओर जाएगा, देखिए एफ हमारा जो होता है वो के एक्स ऐसा प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए इसको मैं अगर 2x कर दूं ऐसा, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और y इक्वल टू मैं क्या कर दूं 2mx प्लस सी हो जाएगा। तो पहले जैसे ये ऐसा बन रहा था, सॉरी ये ऐसा तो नहीं बनेगा, c है तो ये ऐसा बनेगा, तो अब नेक्स्ट वाले में कैसे बनेगा ये, और ऊपर जाके ऐसे बनेगा, सॉरी ऊपर तो नहीं जाएगा, ये इतना ही रहेगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, ये सेम यहीं से स्टार्ट होगा दोनों का, ये दोनों का सेम यहीं से स्टार्ट होगा, बट ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा स्टीफ है तो ये थोड़ा सा और स्टीफ हो जाएगा, तो किधर चला जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स एफ एक्सिस,
तो ये इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए, क्लियर है? चलिए अभी दो दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं जहां तक, ठीक है, 3 बचा होगा है ना। वर्क का मैं और भेजा था कि नहीं भेजा ना? इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे काफी, है ना, ग्राफिकल थे। ग्राफिकल क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर ट्रिक अगर यूज हो रहा है या थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा है तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन देखे हुए हैं ग्राफिकल जो मेथड से हैं, और सर्कुलर मोशन का भी बना नहीं है, कल मैं बना करके डालता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े। ये बताइए, ये फिर से कैसे आ गया जी? देखिए, एक पिंड एक पिंड ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले नियत शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक दिशीय यूनिडायरेक्शनली गति कर रहा है। चित्र में दिखाए गए आरेखों में से कौन सा इसकी गति के विस्थापन समय वक्र को सही ढंग से दर्शाता है? विस्थापन समय शक्ति वाला है, ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है, हमने भी किया हुआ है, ठीक है। और मैं वहां पे बोला भी था कि इसके डिस्प्लेसमेंट वाला जो है आ सकता है, टी की पावर 3/2 वाला आया था कि नहीं आया था? इस बार ग्राफिकल मेथड में दे दिया है। देखिए हमने क्या निकाला था कि हमारा जो पी जो होता है वो क्या होता है, W/T होता है कि नहीं होता है। अब इसमें एक पिंड की ऊर्जा आपूर्ति करने वाले नियत शक्ति के स्रोत के प्रभाव में यूनिडायरेक्शनल गति कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन जो होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12mv²/T ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2PT/m और ये हो जाएगा v²। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 2p√2p/m और ये t की पावर कितना, हाफ। अब इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ds/dt इक्वल टू √2p/m और ये t की पावर कितना 1/2। तो ds जो है कितना हो जाएगा, √2p/m t की पावर 1/2 इंटू dt। इंटीग्रेशन ये सब मैं वहां पे कराया हुआ था, 2p/ कितना m और इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू √2p/m और ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 और नीचे कितना 3/2। ऐसा यहाँ पे डिपेंडेंसी पूछा है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर कितना 3/2। तो कौन सा जो है सही होगा? ये सब हम क्लासरूम वाले नोट्स में किए हुए हैं, कौन सा सही होगा वो बता दो। क्या ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या डी? हाँ बताइए, बी होगा कि डी होगा? जैसे जैसे आप टाइम का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डी जो है वो बढ़ते जाएगा कि धीरे से कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट हो सकता है क्या, वो बताओ। नहीं हो सकता ना, तो ये इसमें कांस्टेंट हो जा रहा है धीरे से, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो कौन सा हो जाएगा, ये हमेशा बढ़ेगा ना, इसमें 1 डालोगे 2 डाल के देखो 3 डाल के देखो, हमेशा वो उस प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट होगा, ठीक। चलिए हो गया, तो लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए, हो जाएगा। ये तो अपन पूरा किए हुए हैं यहाँ तक, ये अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोला है, फोर्स F इज टू 20, ये तो बन जाएगा क्या जी,
ये तो बन जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका F इंटू डी वाई। ऐसा सेम क्वेश्चन तो हम किए हुए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय दिस, ठीक है, then the length of the wire becomes L plus L. The elastic potential energy stored in the extended wire is, elastic potential energy stored in the extended wire. देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो प्रत्यास्थ वाला जो अपन पढ़ते हैं ना एनर्जी, है ना, आएगा बाद में, ठीक है, वो एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? ये होता है आपका 1/2, कितना फोर्स लग रहा है और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना एक्सटेंड हो रहा है। हाँ तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ। ये एक्चुअली वहां का क्वेश्चन है बट यहाँ पूछ दिया है। तो 1/2 और ये कितना इस पे फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, तो ये आपका mg हो गया। और एक्सटेंडेड लेंथ कितना हो जाएगा देखिए, इनटू पहले कितना था l प्लस l माइनस कितना हो जाएगा l, ऐसा हो जाएगा, कितना एक्सटेंड हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा 1/2 mg और ये क्या आ जाएगा आपका l आ जाएगा। ये लीजिए कौन सा ऑप्शन, ठीक है, कितना एक्सटेंड हुआ डेल्टा है, उसको अपन देखेंगे वहां पे जब आएगा। कौन सा चैप्टर है वो? इलास्टिसिटी में, है ना। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके एक चैप्टर है, वहां पे अपन देखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो लिख लेना। एक और क्वेश्चन था, कहाँ हो गया जी? अच्छा 32 हो गया था, कहाँ गया जी ये क्वेश्चन? बीच पर से गायब हो गया क्या? बीच में से कौन सा था? नहीं है ना? बताइए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना। F इक्वल्स टू, दिखाई, नहीं ये इसका नहीं है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं भेजूंगा आप लोग को PDF, उसमें रहेगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये उसका क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, मैं पढ़ा तब मेरे को पता चला उसके ऑप्शन अलग है, उसके क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है ये कौन सा पार्ट आपका, वर्क का। तो फोर्स का टेस्ट कब देंगे? फोर्स का टेस्ट, फोर्स का टेस्ट हो गया क्या? 1D 2D बस हुआ है। हाँ फोर्स का कब देंगे? संडे को। तो कुछ लोग बोलते हैं यहाँ आके देंगे करके, हाँ यहीं आके दोगे? तो कितने सुबह आ पाओगे? सुबह आना हो जाएगा? सुबह नहीं हो पाएगा तो कितने टाइम आओगे? दोपहर में? तो शाम को ही दिख रहा है तुम्हारा तो ठीक है फिर मैं बताता हूँ अब, ठीक है, जब देना रहेगा। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि अपना रेगुलर क्लासेस वाला जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि एक सप्ताह में हम 2 चैप्टर करीब कर लेते हैं, 3 दिन में 6 दिन में हो जाता है 2 चैप्टर। तो उस स्पीड से चलेंगे तो टेस्ट जो है काफी पीछे रह जाएगा, है ना, उसको थोड़ा साथ में चलाना पड़ेगा। तो टेस्ट का टाइमिंग मैं कम कर दूंगा, कम टाइमिंग में, जैसे 40 मिनट्स में आपको देने रहेंगे, 20 to 25 क्वेश्चन, ऐसा करने से चलेगा? ऐसे में 1 घंटे क्लास लेके 40 मिनट्स में आप लोग जो है उसको यही पे टेस्ट बैठ के दो, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैं किसी भी दिन टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है, कोर्स का।